हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये जो लेक्चर होगा वो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूशन है ना। लेक्चर नंबर 11 होगा। उससे प्रीवियस वाला लेक्चर तुम्हें मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो वाला प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये लास्ट जो लेक्चर है हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो समझने की कोशिश की, और मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। मैंने तुम्हें बता दिया था कि कैसे करना है इसको, क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसको थोड़ा सा इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने होमवर्क भी दिया। तुम लोगों ने होमवर्क मुझे कमेंट बॉक्स में बताया नहीं। अगर कर रहे हो तो मुझे बताया करो कि तुम लोग कर रहे हो, है ना। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने कहा कि इसी की तरह होगा, है ना। और जो फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला, जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग dx डिस्टेंस इन टाइम dt, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग dx डिस्टेंस मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन टाइम dt, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, तब क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस तुम्हारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है वो dx/dt होता है ना। इस टर्म को मैंने बता दिया था, कैसे याद रखना है वो भी बता दिया था। एक फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें दिया था कि ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n-1। ये सारी चीज़ हमें अभी भी चाहिए होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए। फिर मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डेल v बाई डेल t। फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस पहुंचना है तो इसी की तरह, इसको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इसी की तरह करना है कि इससे तुम इंस्टेंटेनियस में पहुंचना चाहते हो। मतलब अब ये बार नहीं दे रहा हूँ मैं, ए लिख रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस है। तब क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसमें तुम्हें लिमिट पुट करना पड़ेगा कि डेल्टा टी टेंस टू 0। तब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो जाएगा, है ना। तो लिमिट मैंने कहा LIM भी लिख सकते हो, है ना। डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी। तो इसका अगला स्टेप हो जाता है कि डी वी बाई डी टी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख दूँ कि v जो हो रहा है वो है dx बाई डी टी, है ना। और a जो हो रहा है वो हो रहा है dv बाई डी टी। क्लियर है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। ये सब बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए मुझे चाहिए, है ना। देखो अब तुम एक चीज़ देखो यहाँ से कि a इक्वल टू डी डी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, ये है ना। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डी डी टी ऑफ वट v, डी डी टी ऑफ v क्या है, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना। तो ये वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे dx बाई dt, ठीक है। तो ये देखो, ये एक चीज समझ लो अब, d इंटू डी स्क्वायर ऐसा नहीं होता, या फिर dt इंटू डी टी डी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा नहीं होता। मतलब अगर तुम्हारे पास ddx ऐसा है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। अगर तुम्हारे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा होता है तो ये सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर डी टी से दूसरे बार भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना। मतलब इसका इन्फॉर्मेशन देखो ये क्या है। मतलब तुम्हारे पास अगर x गिवन है ना, कि x गिवन है, x मान लो तुम्हारे पास टी क्यूब प्लस टी ऐसा है, और तुम्हें कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो। तो अगर तुम्हारे पास x गिवन होता है, अगर तुम्हारे पास x गिवन होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज वेरिंग विद टाइम, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने लास्ट 2-3 प्रॉब्लम करवाए थे, है ना। तो उसमें भी ऐसा था कि मैंने वहाँ पे वेलोसिटी निकाला था। अगर इस प्रॉब्लम में तुम्हें कह रहा है कि x जो है वेरिंग विद टाइम, ऐसे इस प्रॉब्लम को मैं कर देता हूँ पूरा, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले।
तो ये याद रखना कि एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन तुम डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे टाइम के रेस्पेक्ट पे, फिर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इतना मतलब मायने नहीं रखता तुम्हारे सिलेबस में, मुझे बताना था, बाद में मिल जाएगा कहीं पे, इसलिए बता दिया। फिर भी इसको कर लेता हूँ ना। एक क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टी क्यू प्लस टी। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि जहां पे मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ये अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो देखो इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, है ना। तो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें x गिवन है, x है टी क्यू प्लस टी, तो x से तुम a डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, x से तुम डायरेक्टली a नहीं निकाल सकते। x अगर गिवन है तो v निकाल सकते हो, फिर v मिल जाएगा तो v को डिफरेंशिएट करके a निकालोगे। मतलब ये डायरेक्ट सिंगल स्टेप में होगा नहीं। पहले तुम्हें यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पूछा, यू आर नॉट सपोज टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, पूछा नहीं है तुम्हें। बट तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना निकाल के डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो हम सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? हम पहले v निकालेंगे, v इज व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो v कैसे निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी। तो तुम्हें पता है कि कैसे होता है डी डी टी ऑफ, क्या लिखना है, डी डी टी ऑफ x, x का वैल्यू है टी क्यू प्लस, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। और अगर तुम्हें खुद से आ रहा है ना तो खुद से करो, तब मतलब सीख जाओगे। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें आ रहा, मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे करना है वो तुम्हें पता है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने दिखा दिया था और मैंने बता भी दिया था कि ज़्यादा तुम्हें सीखना नहीं है, बस एप्लीकेशन ही सीखना है और डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, है ना। इसका प्रूफ तो वहाँ पे करवा देंगे, जो मैथ्स जिसके पास मैथ्स का कम्बिनेशन होगा, मैथ्स कम्बिनेशन होगा सब्जेक्ट, वो तो सीख लेगा डिफरेंशिएशन में। जिसको नहीं चाहिए उसको तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। तो डी डी टी ऑफ एक्स लिख दिया टी क्यू प्लस टी। तो मैं ये क्वेश्चन रब कर देता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा इलाबोरेटली करता हूं, ठीक है। तो डी डी टी ऑफ यहाँ पे टी क्यूब होगा प्लस ये ऑपरेटर है अंदर जाएगा, फिर डी डी टी ऑफ टी होगा। अब तुम्हें ये पता है कि डी टी बाई डी टी काट के 1 नहीं होता है ना, इस फॉर्मूला के बेसिस पे 1 होता है। ये डी टी बाई डी टी, अगर ऐसा मत कहना कि डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसा नहीं होता। डी डी टी ऑफ टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डायरेक्ट ऐसे काट के 1 नहीं होता, इस फॉर्मूले के बेसिस पे 1 होता है। ये डायरेक्ट ऐसे काट के 1 नहीं होता, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियो में, मैंने बता दिया, देख लेना अगर नहीं देखे हो तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका वैल्यू तो 1 होगा, वो तुम्हें पता है। इसका क्या होगा, ये 3 सामने आएगा और टी टू दी पावर 3 - 1 n-1 है ना, तो 3 - 1 मतलब 3t स्क्वायर होगा प्लस ये 1 होगा। तो ये क्या हो गया, v हो गया, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुमसे पूछा नहीं पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, तो तुम इसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे तब एक्सेलरेशन मिल जाएगा। करते हैं चलो। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी डी टी ऑफ, अब v कितना है, v है 3t स्क्वायर प्लस 1, तो लिखते हैं 3t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, बाद में तो नहीं करूँगा, मतलब तुम खुद से ही नहीं करोगे। डी डी टी ऑफ यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट है, और तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज हाउ मच,
डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0 कैसे आता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ना वो पिछले वीडियो के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, रिजल्ट वहीं से उठा उठा के लिख रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0 मैंने दिखा दिया कैसे 0 होता है, dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कैसे होता है, या फिर dt बाई डी टी इक्वल टू 1 कैसे होता है ना, इस फॉर्मूले किससे हो जाता है। तो इसमें देखो ये वाला कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, 3 जो है कांस्टेंट है, 3 ठीक से लिख दूँ, 3 जो है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, फिर ये वाला 2 आएगा और इस 2 से 1 माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, है ना, और प्लस यहाँ पे 0 है तो 60, तो एक्सेलरेशन का आंसर हो गया 60, ये तुम्हारे पास है 60 आंसर हो गया, है ना। तो तुम्हें ये पूछा था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई जो था टी क्यू प्लस टी, है ना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूछता कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, तो तुम टी के वैल्यू क्या पुट करते 10, तो 10 इंटू 6 है ना, 60 होता, तब तुम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना नहीं चाहता क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था ये बताने के लिए कि जो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस ये बताने के लिए कि एक तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है और तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तुम डायरेक्टली उसको नहीं निकाल सकते, स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा। पहले v निकालो, उसके बाद तुम a निकालो, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन मुझे वैसे बताना था इसलिए बता दिया कि a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकालना है, तुम v निकालो पहले, उसके बाद a निकालो, यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकालना है, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। चलो कुछ दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में देता हूँ तुम्हें कि मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इफ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब comma then what is the acceleration। टी क्यूब नहीं देते, टी स्क्वायर देते हैं, टी क्यूब वाला प्रॉब्लम कर दिया मैंने। इफ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इफ एस इज एस मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर कभी एस को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, कभी एक्स को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रॉब्लम जो एग्जामिनर है जैसे डिज़ाइन किए उन्होंने, अगर वो एग्जामिनर एस को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो हम एस को मान के चलेंगे, v इक्वल टू डी एस बाई, तब v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख देंगे। क्या है इसमें, अगर कोई एग्जामिनर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, है ना, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे है कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। कैसे करोगे, अगर आता है तो जल्दी करो, नहीं आता है तो मैं करके देता हूँ। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, बस वहाँ पे ऐसे था, लास्ट अभी जो प्रॉब्लम किया उसमें ऐसे था कि x इक्वल टू लिखा हुआ था कि टी क्यूब प्लस टी, ऐसे था ना प्रॉब्लम, मैंने ऐसे लिखा था। यहाँ पे ऐसे नहीं है ना। तो यहाँ पे जो गिवन है इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, अगर कर सकते हो तो खुद से कर दो, अदरवाइज देखो s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज s इक्वल अगर साइन मुझे देना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट लिख देंगे, ये तो तुम्हें पता ही है, ये k कांस्टेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो वेयर k इज ए कांस्टेंट, तो लिख दिया मैंने। अब क्या है, अब s, अब तो वो फॉर्मेट में आ गया ना, ये वाला फॉर्मेट में आ गया, टी क्यू प्लस टी जैसे करवाया था, इस वाले फॉर्मेट में ये भी आ गया, ये कांस्टेंट है ना। अब तो कर सकते हो, अब करो, कैसे करोगे, पहले डी एस बाई डी टी करके v निकालोगे, फिर v निकालोगे तो v का भी डी वी बाई डी टी करके a निकालोगे, a पूछा है तुमसे, तो s इक्वल टू के टी स्क्वायर हो गया, तो पहले v निकाल लेते हैं, चलो। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना होगा, डी एस बाई डी टी होगा, है ना। यहाँ पे x तो नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन s है, तो डी डी टी ऑफ s की जगह पे क्या लिखना है, के टी स्क्वायर, तो लिखो के टी स्क्वायर, है ना। अभी तुमने कहा कि k कांस्टेंट है तो k बाहर निकल जाएगा, तो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर रहता है, k बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर रहता है, तो ये वाला 2 सामने आएगा और टी टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो इतना होगा, मतलब होगा 2kt, है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो तो अभी तो v निकल गया, v इक्वल टू 2kt, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी बाई डी टी
तो डी डी टी ऑफ वट, v कितना है 2kt, तो लिखो 2kt। अब तुम कहोगे सर 2k तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो 2k ही बाहर आएगा, ऑब्वियसली बाहर आएगा, 2k बाहर आ गया। तो रहता क्या है dt, d और ये t रहता है डिवाइडेड बाई तो होता नहीं, डी डी टी ऑफ t, है ना, ऊपर dt नीचे भी dt ऐसे कट के 1 नहीं होता, वो तुम्हें पता है, इस फॉर्मूले से 1 होता है ना। बार बार मैं ये मेंशन कर रहा हूँ और ये बता भी रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये दिखा दिया। तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा, आंसर होगा 2k। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास हो गया, मैं तो रब कर दे रहा हूँ, तुम अगर समझ रहे हो तो साथ साथ कर देना, पॉज करके बैक करके कर सकते हो। एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास 2k, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन था कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम से स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब ये वाला एक्सेलरेशन का आंसर तो मेरे पास हो गया। अब तुम्हें ये मुझे ये बताना है कि इससे तुम्हें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर होता है, तो देखो 2 जो है, 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, k क्या है, k भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा ये पार्टिकल, है ना। इस आंसर से हमें ये भी पता चल रहा है, इस आंसर से हमें ये कैसे पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि a इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता है, मैंने सिखाया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ना। तो इस प्रॉब्लम से तुमने ये भी सीखा, इस आंसर को देख के तुम्हें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये तुम्हारा होमवर्क होगा, ये तुम कर लो कि इफ s इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, ठीक है, देन फाइंड a। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तुम्हें करना है, ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला भी मैंने सिखाया था, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, याद है या फिर भूल गए हो, याद है ना। ये कैसे दिखाया था मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया था कि a इक्वल टू तुम्हारे पास डी वी बाई डी टी अगर होता है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो इसको तुमने ऐसे लिखा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं और डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिखते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं इंटू लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और डी वी बाई डी एक्स ऐसे ही रहता है। बट ये किसका फॉर्मूला है, ए का, तो ए का ये फॉर्मूला है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखा दिया था। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ मैंने बता दिया पहले ही, ये रिपीटेशन है, पिछले वीडियो का रिपीटेशन है। मतलब मुझे यहाँ पे और एक फॉर्मूला ऐड करना था, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया और ये वाला एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, हमें तो फॉर्मूले चाहिए होंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि जो भी न्यूमेरिकल है किया जाए। तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं, ऐसे फॉर्मूले कब यूज़ करना है, ऐसे फॉर्मूले, है ना, a इक्वल टू वी डी वी डी एक्स। तो मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 180 माइनस 16x ऐसे दे दिया। बहुत लंबा क्वेश्चन मैं नहीं लिखने वाला हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखना है ना तो ऐसा कुछ होगा, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। द वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, तो द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 180 माइनस 16x। ठीक है, 180 माइनस 16x है, तो इससे तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, डॉट होगा। ठीक है, चलो करो करो, कैसे करना है। अब फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, वेलोसिटी टाइम, सॉरी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या तुम्हें पता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन को इसी से निकालना है, v डी वी डी एक्स। यहाँ पे तो t वाला केस नहीं है, अगर t वाला केस होता तो अभी अभी हमने निकाला था, 2-3 प्रॉब्लम किया
अभी दो प्रॉब्लम किया ना, a = dv/dt करके। यहाँ पे तो t वाला इंफॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पे तो v और x वाला इंफॉर्मेशन है। तो v और x वाला इंफॉर्मेशन है मतलब तुम a = dv/dt यूज नहीं कर सकते हो, है ना। और तुमने ये तो सीखा हुआ है कि a = v dv/dx होता है, तो फिर तो इसी से निकालना है एक्सेलरेशन, इससे नहीं निकलेगा। क्लियर है ना, यहाँ से पता चल रहा है ना इंफॉर्मेशन देख के कि v है और ये x है, तो मुझे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से यहाँ पे v² हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 180 - 16x हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करोगे तुम, डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। इस साइड में भी और इस साइड में भी क्या करना है, मतलब लिख देता हूं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा है a - 2 = b, तो तुम कह रहे हो कि स्क्वायर करना है मुझे, तो कैसे लिखोगे, a - 2 होल स्क्वायर और b²। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लाइन लिख रहा हूँ एकदम, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना है, अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है बट किससे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो नहीं, टाइम नहीं करना है। तो किससे करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिस्प्लेसमेंट से करना है ना। टाइम, तुम अगर मेरे से पूछते हो सर टाइम से क्यों नहीं करना है, तो टाइम से इसलिए नहीं करना है कि टाइम से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, टाइम वाला है भी नहीं, t कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसको करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ddx होगा। ddx क्यों लिखा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ddx ऑफ व्हाट, इस वाले साइड में क्या है v², वहां पे क्या है ddx ऑफ व्हाट, ये वाला क्वांटिटी 180 - 16x। ठीक है, क्लियर है। इस साइड में ये था, इस साइड में ये था। देखो ये मतलब स्टार्टिंग है ना, इसलिए बहुत मतलब स्टेप ऐसे करके लिख रहा हूँ, बट धीरे धीरे तुम यूज टू हो जाओगे, तुम भी जल्दी जल्दी लिखोगे। तुम्हें पता होगा कि ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, बस इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तुम्हें तब ये भी पता होगा dx तो 1 हो जाएगा, बस 16 ही रहेगा। तो तब की बातें करते रहो, अब तो सीख रहे हो अभी, है ना, अब तो सीख रहे हो। तो अभी सारा स्टेप्स करते हैं, चलो। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तुम कहोगे सर इसमें तो ऐसे होता है कि 2 जो होता है सामने आ जाएगा, फिर क्या होगा, 2v होगा इसका डिफरेंशिएशन, 2v, है ना, समझ रहे हो ना। देखो एक चीज यहाँ पे और बता देता हूँ, बाद में समझ नहीं पाओगे, कि जैसे कि मैंने बताया ddx ऑफ x², इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ddx ऑफ x², इसका आंसर क्या होगा, तुम कहोगे आंसर होगा सर 2 और x⁻² 2 - 1, है ना। इसके हिसाब से तुम कहोगे कि इसका आंसर होगा सर 2 तो आ गया, और v⁻² 1। ठीक है, बट देखो नीचे क्या है, x है, ऊपर क्या है, v है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x ही है। फिर से समझो, इतना होके यहाँ पे खत्म क्यों होता है पता है, इतना होके यहाँ पे खत्म इसलिए होता है कि पहले जो हम ddx ऑफ स्क्वायर का करते हैं, फिर सिर्फ x वाले का करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से ddx ऑफ x², इसका आंसर कितना है, तुम कहोगे सर इसका आंसर तो 2x है, आपने सिखाया हुआ है। कैसे 2 आएगा और x⁻² 2 - 1 होगा, तो 2x आंसर होगा, बस हमें तो इतना सिखाया आपने, जरूर इतना ही सिखाया मैंने, और ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। बट इसके आंसर के साथ इसके आंसर मैच नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर 2 भी सिर्फ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात को समझो। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, v है, यहाँ पे क्या है, x है, तो होगा नहीं होगा। यहाँ पे v है ना, यहाँ पे x होता तब जाके होता, मतलब इससे समझने की कोशिश करो। इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ना ऐसे लिखते हैं, पहले हम x इसको पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ के फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो इसको पकड़ के फॉर्मूला में पुट करोगे ना, तो क्या होगा कि 2 सामने आएगा, x⁻² 2 - 1 होगा। पहले हम किसको लेते हैं, x² को, फिर हम स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्क्वायर का काम हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा dx, मतलब उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा, ddx ऑफ किसका होगा, स्क्वायर को छोड़ के x का। अब देखो dx
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर होता है 1, इसलिए इस पूरा टर्म का आंसर कितना होता है? 2x। समझ रहे हो ना? मैं ये स्टेप तब तक नहीं लिख सकता जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं लिख सकता मैं, कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। क्या कहा मैंने कहा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर सिंपल 2x होता है। फिर मैंने कहा कि इसके साथ इसका आंसर 2 भी नहीं होगा, इसका आंसर 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, इन दोनों जगह पे x होने की वजह से यहाँ पे 2x आंसर हो रहा है। तो तुम कहोगे सर तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर 2x कैसे होता है। इसका आंसर 2x कैसे होता है? तो इसका आंसर 2x ऐसे होता है। अब समझो जो बता रहा हूँ। इसका आंसर पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का। जब एक्स स्क्वायर का कहानी खत्म हो जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया, फिर हम किसका करते हैं? इसका करते हैं, इस x का। फिर हम करते हैं डी डी एक्स ऑफ, इसके साथ ही इंटू होगा ये x, बट इसका आंसर कितना आता है? 1 आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये वाला चीज लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्ट कहते हैं कि 2x आंसर है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो क्या बताया मैंने? एक बार फिर से बताऊंगा कि पहले हम इस केस में मान लो ये a है और ये a स्क्वायर है। इस केस में हम आंसर 2a लिखते हैं, बट ये 2a होता कैसे है? पहले हम a स्क्वायर को लेके फॉर्मूला पुट करते हैं। तो a स्क्वायर को लेके इसका फॉर्मूला होगा 2a टू द पावर 2 - 1। a स्क्वायर की कहानी खत्म। फिर हम इसको नहीं चूज करते, इसको खत्म, इसका खत्म हो गया, फिर हम सिर्फ a को चूज करते हैं। फिर हम कहते हैं कि डी डी ए ऑफ a लिखना है, डी डी ए ऑफ a लिखना है। बट हमें पता है डी ए बाई डी ए है ना, डी डी ए ऑफ डी ए, डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू a कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी वजह से इसका आंसर कितना हो जाता है? 2a। ठीक है, बट इसको हम लिखते नहीं है, इसको हम लिखते नहीं है क्योंकि ये भी a था, ये भी a था, तो हमें पता था। मतलब समझ रहे हो ना? तो डिफरेंशिएशन के बारे में देखो, डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने तो पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसलिए ये इस जगह पे तुम्हें कंफ्यूजन होना चाहिए। मतलब ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अब इस हिसाब से इस पे अगर मैं चलता हूँ ना, तो इस पे क्या होगा? इस पे होगा, पहले v स्क्वायर वाला में कर लिया तुमने, तो v स्क्वायर वाला में क्या हो गया कि 2 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब क्या करना है? अब v को डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो v को करना है x के रेस्पेक्ट में। अब बताओ, यहाँ पे a और a होता तो ये 1 हो जाता, बट यहाँ पे v और v नहीं है, या फिर x और x नहीं है, तो ये टर्म तो रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो, तो ये हो गया। अब इसका करना है। आई होप मतलब मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। ये मैं एडमिट करता हूँ कि डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट अभी जो बता रहा हूँ ना वो दिमाग में रखा करो। मतलब जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ वो पॉइंट्स के हिसाब से ही नोट किया करो और दिमाग में रखा करो। ठीक है, तो ये इसका केस हो गया कि डी डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर का ये आंसर होता है। अब इसका डी डी एक्स ऑफ 180 का आंसर 0 होगा। डी डी एक्स ऑफ ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, डी डी एक्स ऑफ 180 ये तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 180 तो कांस्टेंट है। फिर माइनस है तो -2। फिर डी डी एक्स ऑफ 16x, अब 16 तो बाहर निकल जाएगा, तो dx बाई dx ये 1 होगा, मतलब यहाँ से -16 आएगा, है ना? समझ रहे हो? डी डी एक्स ऑफ 180, डी डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर ये ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, ये ऑपरेटर यहाँ पे आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो का लास्ट जो पार्ट्स थे, जहाँ पे मैंने 3-4 प्रॉब्लम करवाए थे, कुछ चीज़ें मैंने बताया था, वो अच्छी तरीके से देख लो, वरना डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम होगा। फिर डी डी एक्स ऑफ 16x, तो डी डी एक्स ऑफ 16x लिखा मैंने। हाँ, अब देखो क्या करना है मुझे, अब क्या करना है देखो। अब है ये 2, इसमें हो गया v, ये डी वी बाई डी एक्स, ये होगा माइनस, ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, और ये डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1 हो गया इंटू 1, है ना? 16 बाहर आ गया, 16 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है ना? तो यहाँ पे v डी वी डी एक्स और ये 16 बाई 2 विथ नेगेटिव साइन, ये हो गया 8 विथ नेगेटिव साइन -8, है ना? अब बताओ ये क्या था? अभी तो तुमने सीखा था फॉर्मूला कि a क्या होता है, v डी वी डी एक्स, अभी सीखा हुआ है ना, अभी सीखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये a है और कितना है -8। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखूंगा, ये रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस से हमें पता चल रहा है कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो एक चीज़ याद रखो कि v dv dx क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन था vx का और हमें पूछा गया था कि एक्सेलरेशन निकालो। v और x जो है, v और x जो है उसको देख के हमें पता चल रहा था कि dv/dt करके हम नहीं निकाल सकते। फिर जो प्रोसीड्यूर था उसके हिसाब से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किया मैंने, फिर करते हुए खुद ब खुद ये आ गया v dv dx, है ना। फिर इसका आंसर ये है। क्लियर है? पिछला वीडियो ज़रूर देखना, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। चलो और एक करते हैं, और एक प्रॉब्लम करते हैं ना, तो तुम्हें और भी समझ में आएगा। जितना प्रॉब्लम करोगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है ही नहीं, छोटा मोटा जो चाहिए उसी को मतलब जानना है, उससे हो जाता है। मतलब तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आराम से कर लोगे। मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, v = बीटा x टू द पावर -2n। तो तुमसे पूछा, कह रहा है कि ये गिवन है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन है। n जो है ना, n जो है वो एक कांस्टेंट है, वेयर n इज ए कांस्टेंट। तो तुमसे पूछा गया a कितना है, एक्सेलरेशन कितना होगा। इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है वो बताओ। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। v = बीटा भी कांस्टेंट है, बीटा जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बीटा और n जो है वो कांस्टेंट है। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है वो बताओ। तो तुम कैसे करोगे, तुम्हें पता है कि भाई ये वाला प्रॉब्लम तो a = v dv/dx ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं। चलो इसको हम एक इक्वेशन नंबर देते हैं, ये 1 है इक्वेशन नंबर। एक्सेलरेशन हमें निकालने के लिए कहा हुआ है, तो हम पहले dv/dx निकाल लेते हैं, फिर v जो है उसको इंटू कर देंगे। v तो हमें गिवन है ना, बीटा x टू द पावर -2n। देखो a = v dv dx से करना है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि t तो है नहीं यहाँ पे, हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। a = dv/dt यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये x है और ये v है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वाला एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो यूज करना है। तो इस हिसाब से v dv/dx करना है मुझे। ठीक है, dv dx करना है। तो मैंने कहा कि v जो है वो तो गिवन है, सिर्फ dv dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करना है मुझे। उसका जो आंसर होगा उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या गेट होगा, यहाँ पे होगा dv/dx और यहाँ पे क्या होगा ddx ऑफ व्हाट, बीटा x टू द पावर -2n। ठीक है, क्या होगा, बीटा x टू द पावर -2n। तो ये तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आ जाओ। ये बीटा है तो बाहर निकल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करूँगा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे x टू द पावर -2n है ना, तो इसमें होगा ddx ऑफ x टू द पावर -2n। क्या हो गया, जो बीटा कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया। क्लियर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2n विथ रेस्पेक्ट टू x हुआ, ये लिखा मैंने। क्लियर है। चलो आगे रफ कर देंगे ना, इसमें रफ करते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि v का वैल्यू मैं पुट करूंगा ना यहाँ पे, a = v dv dx। पहले dv dx निकाल रहा हूँ, तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इक्वल टू बीटा लिख रहा हूँ, है ना, बीटा ये तो वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा ddx ऑफ x टू द पावर n वाला, है ना। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो उसमें होता है क्या, n यहाँ पे कितना है, इतना, तो -2n n x टू द पावर n-1 होता है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला में x टू द पावर n- होता है। यहाँ पे तो n है -2n, तो -2n -1। क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है। कैसे किया मैंने, वो वाला फॉर्मूला था ddx ऑफ x टू द पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n-1। यहाँ पे n क्या है, -2n, ये n जो है वो -2n है, तो -2n पहले आया यहाँ पे, जैसे n आया, फिर x टू द पावर n मतलब -2n -1, ये तो फॉर्मूला का होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो, माइनस है बीटा 2 बीटा n, है ना, माइनस तो इंटू हो जाएगा 2 बीटा n x टू द पावर -2n -1। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया dv/dx। तुम्हें dv/dx चाहिए था, नहीं, एक्सेलरेशन चाहिए था,
तो तुम लिखोगे देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv/dx। तब तो कर लोगे v कितना है, बीटा x टू द पावर माइनस ट्वाइस n इंटू dv/dx कितना है, ये वाला टर्म ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस इसके साथ इंटू करना है बस, और कुछ नहीं करना है, खत्म हो जाएगा। टू बीटा n x टू द पावर माइनस ट्वाइस n माइनस 1, है ना। ये तो खुद से कर लोगे आप। ये NEET में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, क्वेश्चन पेपर 2016 का हो सकता है। तो बीटा माइनस साइन है, ये इंटू है पूरा, है ना, तो माइनस बीटा स्क्वायर, 2 भी है n भी है, 2 आगे लिख देते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर n, फिर x टू द पावर माइनस ट्वाइस n। ऐसा है, मान लो a स्क्वायर है और इंटू a स्क्वायर है, तो कैसे करते हो, a टू द पावर 2 प्लस 2 मतलब a टू द पावर 4, सिंपल सा चीज़ है। तो x टू द पावर ये है और x टू द पावर ये है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो x टू द पावर ट्वाइस n प्लस इसको माइनस ट्वाइस n माइनस 1, इसके साथ इसको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस इस 2 को करना है, बट यहाँ पे तो माइनस साइन है, माइनस ट्वाइस n माइनस 1 है, इस माइनस ट्वाइस n माइनस 1 को ऐड करना किसके साथ है, इसके साथ। ये वाला फिजिक्स है नहीं, इतना मैथमेटिक्स में पता होगा, तो जो भी आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर ये ट्वाइस n है, प्लस माइनस ये माइनस 4n हो गया, प्लस माइनस माइनस 1, तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, ये सारा चीज़ें क्लियर हो रहा है, सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना है ना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पता है तो आराम से कर लोगे। ठीक है, हो गया। इसमें देखो ठीक से, इसमें ठीक से देखो और समझो कि कैसे किया। ये v था, v का वैल्यू डायरेक्ट पुट किया, इंटू dv/dx जो है क्या था, माइनस इंटू होगा, ये वाला टर्म इंटू होगा v के साथ, बस इंटू किया, इंटू करने के बाद रिजल्ट ये आ रहा है ना, पता चल रहा है ना। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं, चलो। x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, एक्स इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू अगर हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूँ ना, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, find the position of the particle when its velocity is maximum। Find the position of the particle when its velocity is maximum। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे देखो ये उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम किया था टी क्यू प्लस टी वाला, कि भाई तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम लिख लोगे कि dx/dt करके निकाल लूँगा, या फिर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, पहले इसको निकालोगे फिर इसी को dv/dt करके निकालोगे। ये वाला प्रॉब्लम आज का पहला प्रॉब्लम था, है ना, करवा दिया था मैंने। बट इसका क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, तो फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, मतलब उससे ज़्यादा और हो सकता है वेलोसिटी, नहीं हो सकता है, मतलब वही लास्ट वेलोसिटी है। अब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, उसी से चल रहा है, मतलब इस केस में क्या होगा कि ये लास्ट वेलोसिटी है, इससे तुम और बढ़ा नहीं सकते। तो अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, मतलब अब क्या हो गया, वेलोसिटी जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, है ना। पहले वेलोसिटी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर था,
10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, अब मान लो इसमें 100 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम है, अब 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया है ना, उससे ये अब ये 100 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, तो अब तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तुम डायरेक्ट ऐसे कर नहीं सकती, ये एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो फिर तो पहले इसमें लिखो x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। देखो क्वेश्चन भी क्या पूछा, क्वेश्चन तुम्हें वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं पूछा, क्वेश्चन तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने के लिए नहीं पूछा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन। क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन, है ना, पोजीशन दिया हुआ है ऐसे करके, फिर पूछ रहा है कि तब उस टाइम में उसने कितना किलोमीटर चला गया होगा, है ना। तो देख लेते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। v इक्वल टू क्या होगा, dx बाई डी टी। तुम कहोगे सर आपने तो कहा वेलोसिटी निकालने के लिए, पूछा ही नहीं वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करो पता चल जाएगा। तो डी डी टी ऑफ एक्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिख देता हूँ, पहला तुम भी इलाबोरेटली ही करोगे, है ना। तो ये ऑपरेटर इसके पास जाएगा तो 9 होगा, इसमें बाहर निकल जाएगा, फिर डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर मतलब 2 सामने आएगा, टी टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब यहाँ से 2t आएगा, फिर ये ऑपरेटर टी क्यूब के ऊपर ऑपरेट करेगा तो माइनस 3 टी स्क्वायर, माइनस तो ये है, ये माइनस और टी क्यूब का 3 सामने आएगा और 3 से 1 माइनस होगा, ये हो गया, है ना। अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितना हो रहा है, 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब कहोगे कि एक्सेलरेशन क्यों निकालना है सर, देख लो क्यों निकालना है। वेलोसिटी का आंसर कितना निकला, v निकला 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब बात को समझो, नाउ a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी डी टी ऑफ v कितना है, 18t माइनस 3t स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो डी डी टी पहले 18t पे ऑपरेट करेगा, फिर डी डी टी 3t स्क्वायर पर ऑपरेट करेगा, इतना तो तुम्हें पता ही है, कर लोगे, खुद से भी कर सकते हो तो कर लो। तो 18 तो बाहर निकल जाएगा, फिर डी टी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 18 ही रहेगा, माइनस ये 3 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर ये 2 जो है सामने आएगा और टी टू द पावर 2 माइनस 1 होगा। देखो एक चीज़ देखो, ये वाला स्टेप्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी 3-4 प्रॉब्लम कर चुका हूँ, तुम्हें अगर जल्दी मतलब शॉर्टकट कर नहीं पा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कैसे करोगे, तुम ऐसे लिखोगे कि डी डी टी ऑफ 18t माइनस डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करोगे तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो अभी बिगिनिंग है, कर सकते हो, नॉट एन इशू, कर लो। फिर ये 18 बाहर आ जाएगा, ये डी टी 1 हो जाएगा, माइनस ये 3 बाहर आएगा और डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर होगा तो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा तो 2 भी सामने आएगा और टी टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, है ना, वो वाला फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यहाँ पे अप्लाई करोगे। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर ये 2 सामने आया, फिर 2 माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 2 माइनस 1 हुआ तो 1 ही होगा, है ना, लिखा नहीं मैंने। तो ये हो रहा है तुम्हारे पास 18 माइनस 60 हो गया। अब देखो, अब बात को समझो कि ये तो एक्सेलरेशन तुमने निकाल लिया। अब तो जो क्वेश्चन था कि भाई मैंने वेलोसिटी क्यों निकाला, भाई मैंने एक्सेलरेशन क्यों निकाला, मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन तो कुछ ऐसा था। अब देखो मैंने कहा कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो उस टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला 18 माइनस 60, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला 18 माइनस 60। तो अब देखो ए निकला 18 माइनस 60। अब मैं कहना जा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो मैं एक्सेलरेशन निकाला मतलब डी वी बाई डी टी, जो मैंने निकाला एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाई डी टी जिसका आंसर है 18 माइनस 60, जो मैंने एक्सेलरेशन निकाला जो होता है डी वी बाई डी टी जिसका आंसर मुझे मिला 18 बाई 60, वो डी वी बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा। अब कहोगे कैसे जीरो हो गया सर, क्योंकि मेरा जो v है वो तो कांस्टेंट हो गया, कैसे, वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गया, है ना। तो वेलोसिटी देखो मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम वैसे मैथमेटिक्स में भी है, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता,
मैथमेटिक्स के टर्म में तुम्हें वैसे ही पता चलेगा कि डेरिवेटिव जीरो होगा, बट मैं यहाँ पे ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेलोसिटी मैक्सिमम पे पहुँच गया, मतलब अब इसी को लेके चलना है इसको, है ना। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज हाउ मच, जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। ये a इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू इतना निकला। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने की वजह से इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया मतलब वही वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 18 माइनस 60, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, t निकाल सकते हैं। तो देखो 60 इक्वल टू 18, तो दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू 3 सेकेंड निकल गया मेरा। मतलब मुझे ये पूछा कि जब ये हो रहा था कहानी, मतलब जब इसने वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर लिया था उस टाइम पे इसका पोजीशन कितना है, मतलब उस जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया था तब टाइम कितना निकला, 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड में इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली, तो उस 3 सेकेंड में इसका पोजीशन कितना है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे हम। तो चलो करते हैं। तो देयरफॉर position of the particle when it achieves maximum velocity कितना होगा, x इक्वल टू 9 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, माइनस 3 क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारे पास 81, है ना, 9 81 माइनस ये हो गया तुम्हारे पास 27, तो ये तो 54 होगा। तो सारा उसी में आता है, 54 होगा, है ना, 9 का ही है सारा, 9 और 9 इंटू 3, तो ये तो 54, ठीक है 54 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इतना मीटर, सेकंड लिख रहे हो ना, इतना मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन भी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। पूछ के आ रहा था कि तुम्हें ये बताना है कि जब इस सिचुएशन में जब पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले इससे वेलोसिटी निकाला जो कि मुझे निकालना नहीं था। वेलोसिटी आप पूछोगे सर वेलोसिटी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना था। अब कहोगे कि एक्सेलरेशन क्यों निकालना था सर, एक्सेलरेशन इसलिए निकालना था ताकि मैं ये लिख सकूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू दिस, एक्सेलरेशन निकाल लिया इतना। अब मुझे कहना है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू जीरो, कैसे, क्योंकि ये मैक्सिमम हो रहा है। तब ये जीरो हुआ, तब जाके हमें मिला था टाइम। अब मैं बता सकता हूं कि इस टाइम में कितना पोजीशन है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो समझ रहे हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट में पता चलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिछले वाला वीडियो भी देखना है, ये बताया मैंने, जो देख चुके वो तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, मुझे पता भी है बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया उससे प्रॉब्लम हो रहा है, एंट्रेंस वाला क्वेश्चन भी तुमसे हो रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन एंट्रेंस का ही है। एक तुम्हें भी मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करो, होमवर्क रहने देते हैं इसको। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज t इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 3, then find the velocity of the particle। लिखो इसको, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन तुम्हारे पास ऐसा है t इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 3, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब तुम्हें वो करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है ना, तो उससे देखो कैसे कर सकते हो। ये तो मैं बताऊंगा नहीं, वैसे तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने जो फॉर्मूलेस यूज किया है ना उसको फिर से एक बार लिख देते हैं। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्सलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी,
इक्वल टू लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एक्स, और जो तुम्हारे पास मेन इक्वेशन है डिफरेंशिएशन का वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बेसिकली हम तो इसी को यूज़ कर रहे हैं ना, और ये तो वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ऐसा है कि AT प्लस BT स्क्वायर, और Q एक पार्टिकल है वो है FT माइनस T स्क्वायर। तो ये दो रिलेशंस है, ठीक है। तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है XP इक्वल टू, मतलब P एक पार्टिकल है, Q एक पार्टिकल है, P एक पार्टिकल है, Q एक पार्टिकल है। P पार्टिकल का जो रिलेशन है टाइम के साथ ये है, पहले देखो, पहले जो हमने क्वेश्चन किया एक एक पार्टिकल का किया, अब यहाँ पे दो दो पार्टिकल्स है, इतना टेंशन वाली बात है नहीं है, ठीक है, कर देंगे, क्या है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये है, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये है। ये A, B, F जो है वो सारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो A, B और F है सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो कितना टाइम होगा जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, कौन सी टाइम इंटरवल में इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, वो कौन सा टाइम होगा जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। तो देखो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास दो डिफरेंट पोजीशन टाइम का जो रिलेशन है वो दे दिया। एक में है AT प्लस BT स्क्वायर, एक है तुम्हारे पास FT माइनस T स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तुमसे पूछा गया कि कौन सी टाइम पे इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये तो तुम्हें करना होगा, ये नीट का क्वेश्चन है, पहली बात ये तुम्हें करना है। तो देखो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इस वाले सेंटेंस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम ये कहना चाहते हो कि V वेलोसिटी ऑफ P शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले VP निकालना है। तो VP तुम कैसे निकालोगे, V वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P कैसे निकालो, dxp बाई dt। फिर तुम्हें VQ निकालना है, कैसे निकालोगे, dxq बाई dt। फिर इन दोनों को सेम लिख दोगे, फिर देखना टाइम रहेगा कहीं ना कहीं पे, तो एक लंबा एक एक्सप्रेशन आएगा, वो एक्सप्रेशन आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये तुम खुद से करोगे, ये तुम्हारे पास होमवर्क है। बहुत सारे होमवर्क्स दिया मैंने, बहुत सारे प्रॉब्लम करवाया, और भी प्रॉब्लम करवाना है, कुछ और भी नए नए फॉर्मूलाज भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो रहता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन वाला पार्ट करवा के इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है वो तीनों प्रूफ करवा दूंगा। nth वाला भी करवाना है इंटीग्रेशन से, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल थोड़ा सा रहता होगा। और ये लास्ट वीडियो और ये वाला वीडियो का न्यूमेरिकल्स जो है अगर तुम कर रहे हो ना, तो देखो एंट्रेंस में ऐसे वाले प्रॉब्लम ही आते हैं। मतलब तुम अगर ढंग से कर रहे हो या कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ही बताना, और कर रहे हो ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब मतलब हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम्स मतलब आते हैं, मतलब ये एंट्रेंस का ही प्रॉब्लम है। इससे पहले भी 2-3 प्रॉब्लम्स जो है वो एंट्रेंस के ही थे। बीटा x टू द पावर माइनस ट्वाइस n वो वाला भी एंट्रेंस का ही था, ठीक है। फिर 90 स्क्वायर माइनस t क्यूब वो वाला प्रॉब्लम भी एंट्रेंस का ही था। तो ऐसे और भी प्रॉब्लम है, खुद से भी तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम तुम खुद से कर सकते हो, कर लेना, है ना। मैंने बता दिया कि ये तुम्हारे पास दो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है दो डिफरेंट पार्टिकल के लिए जो कि मूव कर रहा था। फिर मैंने बता दिया A-B-F जो है वो कांस्टेंट है, इसके लिए टेंशन मत लो। फिर क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटीज और बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, मतलब ये निकालना है तुम्हें, ऐसे निकालोगे, ये निकालना है ऐसे निकालोगे, फिर इक्वेट करो, फिर t एक साइड पर रख के t का वैल्यू निकालो, जो आंसर होगा एक एक्सप्रेशन निकालना है तुम्हें, वही फाइनल आंसर होगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।